नमस्कार, मैं बीना कुमारी। आज हम चर्चा करेंगे अपने उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब की। आज हम आपको बताएंगे कि धनखड़ साहब की उपज कहाँ से हुई है, वह किन किन पार्टी से होकर आज आरएसएस के प्रतिनिधि बनकर बैठे हुए हैं, वो किस किस के लिए केस भी लड़े हैं। वीडियो आज का जरूर पूरा सुनिएगा। दूसरी तरफ आखिर विपक्ष क्यों मजबूर हुआ धनखड़ साहब के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव लाने के लिए। दरअसल उपराष्ट्रपति धनखड़ राज्यसभा में सभापति कम भाजपा और आरएसएस के प्रतिनिधि के रूप में ज्यादा व्यवहार करते रहे हैं। सदन में अदानी का मुद्दा छाया हुआ है, सरकार बहस से भाग रही है, पर इसी बीच भाजपा के नेता ने सोरस पर बहस कराने के लिए स्थगन प्रस्ताव रखा, जिसे धनखड़ साहब ने खारिज कर दिया। लेकिन आश्चर्य तब हुआ जब उसी स्थगन प्रस्ताव पर भाजपा के नेताओं से एक एक करके बुलवाना शुरू कर दिया गया। कांग्रेस के आपत्ति के बावजूद धनखड़ साहब बखूबी भाजपा नेताओं से सदन में भाषण दिलवाते रहे। किसी नियम का हवाला देना भी धनखड़ ने जरूरी नहीं समझा। आहत विपक्ष धनखड़ के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी करने लगा। विपक्षी दलों का दावा है कि 10 से अधिक सांसदों ने धनखड़ साहब को पदच्युत करने का वाले प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कर दिया है। हालांकि सदन में उपराष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग लाने के लिए 50 सांसदों की ही जरूरत होती है। धनखड़ के खिलाफ महाभियोग के प्रस्ताव पर टीएमसी और एसपी के सांसदों का हस्ताक्षर होना का दावा किया गया है। यहाँ यह उल्लेख करना आवश्यक है कि जो इंडिया ब्लॉक अडानी मुद्दे पर साथ साथ नहीं दिख रहा था, वो भी धनखड़ साहब को हटाए जाने के प्रस्ताव पर एक साथ दिख रहा है। हालांकि मानसून सत्र में भी 87 सांसदों ने हस्ताक्षर किए थे, परंतु सत्र के समापन हो जाने के बाद उस प्रस्ताव को आगे नहीं बढ़ाया गया। हालांकि यह शीतकालीन सत्र भी 20 सितंबर को समाप्त हो रहा है। 14 दिन पहले नोटिस देना आवश्यक है, तो संभवतः इस शीतकालीन सत्र में यह महाभियोग का प्रस्ताव सदन के पटल पर आ पाएगा या नहीं, यह अभी कहना असंभव प्रतीत होता है। वैसे भी संख्या बल सत्ताधारी पक्ष के पास है। मात्र 103 सांसद इंडिया ब्लॉक के राज्यसभा में हैं। स्वाभाविक है अविश्वास प्रस्ताव सदन में गिर जाएगा। उपराष्ट्रपति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव राज्यसभा में पारित होने के बाद उसे लोकसभा की भी स्वीकृति लेनी होगी। चूंकि इंडिया ब्लॉक का यह अविश्वास प्रस्ताव राज्यसभा में ही गिर जाएगा, तो लोकसभा में इसे भेजा ही नहीं जाएगा। विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव राज्यसभा में ही गिर जाएगा, फिर भी विपक्ष इसे क्यों लाना चाहता है, सवाल ये है। विपक्ष धनखड़ साहब के सहारे क्या संदेश देना चाहती है, यह जानने से पहले धनखड़ साहब की कुछ सच्चाई आपको बताना जरूरी समझती हूँ। जरा ध्यान से सुनिए, ये आए कहां से और किन किन के लिए केस लड़े, और आज ये आरएसएस के सबसे बड़े प्रतिनिधि बनकर बैठे हुए हैं, और वो भी एक संवैधानिक पद पर रहते हुए। जो धनखड़ आरएसएस राष्ट्रवाद और हिंदुत्व का प्रचारित प्रसारित करने में कभी भी नहीं पीछे हटते हैं, चुकते नहीं हैं। वो धनखड़ चंद्रशेखर की सरकार में मंत्री थे। ध्यान से सुनिए, चंद्रशेखर के सरकार में वो मंत्री थे। उसके बाद जनता दल में आए, उसके बाद कांग्रेस में आए, और फिर भाजपा में आए। ये सभी दल में घूमते हुए बाद में भाजपा में आए हैं। धनखड़ किसी भी कोर आरएसएस कार्यकर्ता से भी ज्यादा कट्टरता दिखाते हैं मुसलमानों के प्रति, परंतु आप जानकर चौंक जाएंगे कि मुसलमानों के प्रति नफरत का बीज बोने वाले आरएसएस बीजेपी की ध्वजवाहक ने सलमान खान को तब जमानत दिलवाया जब सलमान खान को कोई वकील नहीं मिल रहा था। ध्यान रखें, सलमान खान को इन्होंने जमानत दिलवाया है, कोई वकील नहीं मिल रहा था। बड़े बड़े वकील सलमान की पैरवी नहीं कर रहे थे, तब धनखड़ ने सलमान का वकील बनना स्वीकार किया। उस समय मुसलमान इनके लिए प्रिय थे, आज वह प्रिय हो चुके हैं। स्वाभाविक है सलमान खान वकील धनखड़ को मोटी रकम दिए होंगे। शाहरुख खान की दूसरी बात सुनिए, शाहरुख खान की फिल्म राम जाने में
वकीलों के खिलाफ एक अभद्र टिप्पणी थी। सभी वकीलों ने इसका विरोध किया, मतलब मूवी का विरोध किया था, पर धनकर ने शाहरुख खान का साथ दिया और तब उनकी भावनाओं को कोई आहत नहीं पहुंची। शायद वहां से मोटी रकम आ रही होगी। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में इनका व्यवहार देश देख चुका है, तभी उपसभापति बन पाए। सदन में विपक्ष को नहीं बोलने देना इनकी प्राथमिकता रही है। विपक्षी सदस्यों को टोका टोकी कुछ बोलने से पहले उनको सबूत चाहिए। कभी जया बच्चन पर टिप्पणी करते हैं तो कभी देश में टू मच डेमोक्रेसी है कहते रहते हैं। घूम घूम कर भाषण देते रहते हैं, जहां केवल और केवल भाजपा आरएसएस के लिए वोट तलाशते रहते हैं। पर सलमान और शाहरुख शायद मुसलमान न हो जिनके लिए ये काम किए थे। कभी किसानों के हिमायती बनने के लिए शिवराज सिंह को बलि का बकरा बनाते हैं, तो कभी जयराम रमेश को अपमानित करते हैं। दरअसल धनखड़ उपराष्ट्रपति की गरिमा को कम कर रहे हैं। यह पहला उपराष्ट्रपति है जो सक्रिय राजनेता की तरह व्यवहार कर रहे हैं। धनखड़ साहब से पहले राज्यसभा का संचालन हमेशा उपसभापति करते थे। याद कीजिए, नजमा हेपतुल्ला ही सदन चलाती थी। कभी भी किसी उपराष्ट्रपति ने सदन के सक्रिय संचालन में हस्तक्षेप नहीं किया। दूसरी ओर धनखड़ भाजपा आरएसएस के कार्यकर्ता की तरह व्यवहार कर रहे हैं। अब आते हैं विपक्ष धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाकर क्या संदेश देना चाहती है। क्या इंडिया ब्लॉक अभी भी एकजुट है का संदेश देना चाहती है। किसी भी उपराष्ट्रपति के खिलाफ अभी तक अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया गया है। फिर भी हो सकता है विपक्ष यह संदेश देना चाहती हो कि सभापति को मनमानी नहीं करने दिया जाएगा। विपक्षी नेताओं का कहना है कि संविधान और संसद की सार्वभौमिकता को बचाए रखने के लिए यह प्रस्ताव बेहद जरूरी है। बहस के दौरान धनखड़ और सत्तारूढ़ गठबंधन को घेरना जरूरी है, ताकि जनमानस तब यह संदेश पहुंचा सके कि धनखड़ की आड़ में भाजपा आरएसएस किस तरह सदन की सर्वोच्चता को कम कर रही है। प्रस्ताव गिरना या पास होना अलग विषय है, पर सरकार को आईना दिखाना जरूरी होता है। धनखड़ को भी अपनी आलोचना सुननी पड़ेगी, तभी विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव ला रहा है। सवाल ये नहीं है आज आप सत्ता में हैं कल विपक्ष में होंगे, पर इसके लिए देश के संवैधानिक पदों से या देश के साथ खेलना जरूरी नहीं है। धनखड़ साहब सलमान और शाहरुख के अपने हैं और गरीब मुसलमानों के वो पर टिप्पणी करते रहते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।